हेलो बच्चों, दिस इज मामा नईम खान, योर फिजिक्स फैकल्टी ऑन योर स्क्रीन। और जैसा कि आप समझ ही गए होंगे कि मैं आज यहाँ क्यों आई हूँ। सो आई एम हेयर टू डिस्कस विद यू द पेपर। सोल्यूशन एनालिसिस करने वाले हैं, सब सारा पूरा एकदम निचोड़ने वाले हैं। आज हम किसको, हमारे गो प्रेप टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन जो हुआ है उसके स्लॉट 2 को फॉर 8th क्लास। एंड सिंस आई एम योर फिजिक्स फैकल्टी, आई विल बी डिस्कसिंग विद यू द फिजिक्स पोर्शन ऑफ द पेपर। एंड आई होप आप सबने अभी तक मतलब जीटीएस अटेम्प्ट कर लिया है। अगर नहीं दिया है तो भाई नेक्स्ट स्लॉट में अटेम्प्ट कर लो, और जिन्होंने दे दिया है वो समझ लो भाई सही किया है कि नहीं। ओके, सो लेट अस प्रोसीड विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। आप देख सकते होंगे प्रेशर के बारे में क्वेश्चन है। सो प्रेशर इन लिक्विड इंक्रीजेस विद डेप्थ। इसको समझने के लिए मतलब समझदार बनना पड़ेगा। कैसा? प्रेशर इज इक्वल टू एच डी जी। ये पढ़ा है बच्चों हमने। प्रेशर इज इक्वल टू एच डी जी। एच क्या है? हाइट फ्रॉम द सर्फेस, यानी डेप्थ की बात कर रहे हैं। डी इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अच्छा भाई, जैसे जैसे एच बढ़ेगा तो मतलब डेप्थ बढ़ने वाली, हाँ बढ़ने वाली, तो प्रेशर बढ़ेगा, बिल्कुल सही बात है। और अगर एच सेम है, सेम हाइट है, तो हर पॉइंट पे प्रेशर सेम होने वाला है। प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंटेनर। मतलब इतना दिमाग ही नहीं लगाना, ये देखो ना फॉर्मूले में कहीं पे भी एरिया दिख रहा है क्या, तो क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंटेनर पे डिपेंड ही नहीं करता। ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीजेस एज हाइट अबव 1 लेवल इंक्रीजेस। देखिए गलत बात हो गई है। क्यों गलत हो गई है मैम? मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े हुए हैं एंड दिस इज लाइक द माउंटेन। ठीक है, तो अभी अगर आप माउंटेन जमीन पे खड़े हुए हैं, मान लीजिए यू आर हेयर, है ना, एंड समबडी स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, तो बच्चों ध्यान से समझो, उसके सर के ऊपर तो सिर्फ इतनी ही गैस है ना जो उसके ऊपर प्रेशर लगाने वाली है। आपके सर के ऊपर ज्यादा अमाउंट ऑफ गैसेज है, ज्यादा अमाउंट ऑफ लेयर ऑफ गैसेज है जो कि प्रेशर लगाने वाली है। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे ना, प्रेशर की वैल्यू कम होने वाली है, बढ़ेगी नहीं। तो इसलिए अपना आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि ऑप्शन नंबर 3 आपसे पूछा गया है कौन से फॉल्स हैं, है ना। तो फर्स्ट और सेकंड सेक्शन जो है, फर्स्ट और सेकंड तो बिल्कुल सही था कि प्रेशर जो है डेप्थ से इंक्रीज करता है, और प्रेशर जो है इंडिपेंडेंट है एरिया ऑफ द कंटेनर पे, बिल्कुल सही। लेकिन थर्ड पॉइंट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। whenever the surface in contact tend to move against each other। ये हम पढ़ चुके, मतलब ऐसे पढ़ते ही साथ याद आना चाहिए किसकी बात चल रही है, फ्रिक्शन की बात चल रही है। जब भी मूव करेंगे तो फ्रिक्शन विल कम इनटू प्ले। अच्छा, अब फ्रिक्शन बेटा क्या आपने सिर्फ सॉलिड्स में पढ़ा है? नहीं, सॉलिड्स में हाँ मैम ऐसे इंटरलॉकिंग हो जाती है। लिक्विड्स में पढ़ा, याद है फ्लूइड फ्रिक्शन पढ़ते हैं, तो फ्लूइड्स में भी फ्रिक्शन होता है। तो फ्लूइड मतलब क्या है? लिक्विड भी और गैसेस भी है। इसलिए फिर हमने उसमें पढ़ा था कि स्ट्रीमलाइनिंग करते हैं, स्पेसिफिक शेप देते हैं सो दैट फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस। सो फ्रिक्शन विल कम इनटू प्ले इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और अगर सब भूल जाओ तो ये याद रखना बेटा कि इंटरलॉकिंग क्यों हो रही है, बिकॉज ऑल ऑफ अस आर मेड अप ऑफ एटम्स। हम कभी भी ऐसे प्लेन एकदम परफेक्ट स्मूथ हो ही नहीं सकते, क्योंकि एनी बॉडी की बाउंड्री जो है ना वो हमेशा थोड़ी सी ऐसी ऐसी होगी, बिकॉज ऑल द एटम्स आर राउंड इन शेप। तो वो लिक्विड है तो उसमें भी तो एटम्स हैं, अगर वो एयर है उसमें भी एटम्स हैं। सो ऑल ऑफ अस आर गोइंग टू हैव फील द फ्रिक्शन वेदर इट इज सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, चलो भाई डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो मिरर है और उनको हमने 90 डिग्री पे इंक्लाइन करके रखा हुआ है एक दूसरे के साथ, जैसे कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, है ना। 90 डिग्री पे इंक्लाइन करके रखा हुआ है। आपको नंबर ऑफ इमेजेस बतानी है। याद कीजिए हमने क्या पढ़ा था गो प्रेप पे, हमने पढ़ा था कि नंबर ऑफ इमेजेस के लिए फॉर्मूला क्या यूज करते बेटा, 360 बाय थीटा। ठीक है, थीटा इज द एंगल बिटवीन बोथ द मिरर्स। तो 360 बाय जब आप 90 करोगे सो आंसर विल बी 4। और याद करो जब भी n की वैल्यू इवन नंबर आती है, whenever n is an even number, the final answer to this question will be क्या होता है, n-1, दैट इज 3। सो आंसर क्या होना चाहिए बच्चों, 3, है ना। सो टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ इमेजेस फाउंड by the combination of two plane mirrors when they are inclined at any angle theta, the formula that you are going to use is 360 by theta, and if the value of n is even, the answer will be n-1। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट इज, चलिए भाई इसमें क्वेश्चन में आपको बोल रहे हैं कि मान लीजिए आपने अपने ईयर्स जो है वो रेलवे ट्रैक पे, स्टील की जो रेल्स होती है ना उसके ऊपर ट्रेन दौड़ती है उसके ऊपर आपने रखा। ठीक है, और आपको ट्रेन बहुत दूर से आती हुई सुनाई दे रही है, भले आप उसको देख नहीं पा रहे हो, आप ट्रेन को देख नहीं पा रहे पर वो आपको सुनाई दे रही है। तो इससे आप क्या कंक्लूड कर सकते हो? तो ये यहाँ पे लिखी हुई चीज़ों से पहले आपने जो पढ़ी हुई चीज़ें हैं वो आपको याद आनी चाहिए कि सॉलिड में स्पीड क्या होती है सबसे ज़्यादा, उसके बाद लिक्विड में होती है बच्चों साउंड की, और उसके बाद किस में होती है, गैस में। तो आपको एयर में साउंड जल्दी सुनाई देगा कि सॉलिड में साउंड देगा, सॉलिड में। और स्टील रेल क्या है, स्टील की जो रेल की जो पटरियां हैं वो क्या है, सॉलिड है,
सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव इज मच लार्जर इन एयर, ये गलत बात है। देखो एम्पलीट्यूड कैसे होता है बेटा, जब मैं तेज बोलूंगी तो एम्पलीट्यूड ज्यादा, मैं धीरे बोल रही हूँ एम्पलीट्यूड कम। तो जो हॉर्न जो बजा रही है हमारी ट्रेन, तो वो तो सेम एम्पलीट्यूड से ही बजा रही है ना, वो एयर के लिए भी वही है और सॉलिड के लिए भी वही है, बस यहाँ पे स्पीड वेरी कर रही है बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ मीडियम। तो यहाँ पे ये चीज गलत हो गई। थर्ड क्या है, साउंड कैन ट्रैवल लार्जर डिस्टेंसेज इन सॉलिड देन इन एयर फॉर द सेम ड्यूरेशन ऑफ टाइम। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि भाई जब जल्दी जल्दी, देखो इसको कैसे याद रखेंगे, आपने पढ़ा है कि जैसे जैसे कोई भी, आप भी अगर मूव कर रहे हैं तो बेटा मूवमेंट में भी थोड़ी सी एनर्जी आपकी लूज होगी या नहीं होगी, बिल्कुल होगी। अब सॉलिड में तो क्या मूवमेंट की जरूरत ही नहीं है, पार्टिकल अपनी जगह पे वाइब्रेट करके एनर्जी को ट्रांसफर कर देते हैं, तो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बहुत ज्यादा ईजिली हो रहा है, तो इसलिए लॉस ऑफ एनर्जी बहुत कम हो रहा है। लेकिन एयर में क्या होता है बेटा, मॉलिक्यूल एक्चुअली हैज टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जिसको हम टू एंड फ्रो मूवमेंट हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि एक पार्टिकल यहाँ एक पार्टिकल यहाँ, इससे टकरा के वापस आएगा, तो आने जाने में भी तो एनर्जी जाएगी ना। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि मतलब लाइक एनर्जी बिल्कुल लूज होकर खत्म होने की, उसके फर्दर आपको साउंड सुनाई नहीं देगा। लेकिन सॉलिड्स में क्या है, क्योंकि एनर्जी का लॉस कम है, तो वो ज्यादा दूर तक ट्रैवल कर सकता है। ठीक है, फिर एक क्वालिटी ऑफ साउंड इन स्टील इज बेटर देन, ये क्वालिटी के लिए आप इस चीज से इसको जज नहीं कर सकते है ना, गिवन इन्फॉर्मेशन टू फाइंड आउट द क्वालिटी ऑफ साउंड इज नॉट इनफ। तो डी ऑप्शन इज ऑल्सो, मतलब फोर्थ ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट, सो आंसर शुड बी 1 and 3 करेक्ट, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ओके, A neutral electroscope is touched with a positively charged rod। देखिए यहाँ पे सबसे पहला वर्ड जो आपको पकड़ना है वो है टच्ड। ठीक है, जब भी आप पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज रॉड से किसी भी बॉडी को टच कर रहे हो, इसका मतलब आप कंडक्शन की बात कर रहे हो, है ना, चार्जिंग बाय कंडक्शन वी आर टॉकिंग अबाउट हियर। तो बोल रहे हैं भैया इलेक्ट्रोस्कोप, जब आपने उस पॉजिटिवली चार्ज रॉड को अलग कर दिया तो इलेक्ट्रोस्कोप कैसा हो जाएगा। देखिए इसका आंसर तो है कि इट विल बिकम अ पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप, पर ऐसा हो क्यों रहा है या कैसे हो रहा है, देखो ध्यान से। यहाँ पे बेटा हमारे पास एक इलेक्ट्रोस्कोप है, ये उसका कैप जो कि हम कार्डबोर्ड से बना लेते हैं, फिर उसके पास ऊपर एक मेटल कैप लगाते हैं, मेटल कैप के बाद क्या करते हैं, फिर मेटल कैप से ऐसा एक कनेक्टेड वायर जैसा जाता है, फिर उस वायर के नीचे क्या आने वाली है, 2 लीव्स आने वाली है हमारी, 1 लीफ एंड 2 लीव्स। ठीक है, अब देखिए जब आप एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड को इसके पास लेकर आए और टच करा दिया, आपने टच करा दिया, ठीक है, तो क्या होने वाला है बेटा, चार्जेस ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। सी दिस इलेक्ट्रोस्कोप इज न्यूट्रल, इट इज हैविंग एज मैनी इलेक्ट्रॉन एज मैनी प्रोटॉन, बोथ ऑफ देम आर इक्वल। तो भाई यहाँ पे चार्ज कौन सा ट्रैवल कर सकता है, प्रोटॉन्स कभी ट्रैवल करते हैं क्या, नहीं, इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल करते हैं। इलेक्ट्रॉन ज्यादा किसके पास है बेटा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा किसके पास है, इलेक्ट्रोस्कोप के पास है मैम। तो इलेक्ट्रोस्कोप के इलेक्ट्रॉन्स कहाँ ट्रैवल करने वाले हैं, इस रॉड के अंदर। इलेक्ट्रोस्कोप के इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग टू ट्रैवल फ्रॉम इलेक्ट्रोस्कोप टू दिस रॉड। तो अगर इलेक्ट्रोस्कोप के इलेक्ट्रॉन्स इस रॉड में ट्रैवल कर गए तो ओवरऑल इलेक्ट्रोस्कोप के पास इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगी। तो क्या ज्यादा दिखेगा इलेक्ट्रोस्कोप के पास, पॉजिटिव चार्ज। तो व्हेनेवर दिस रॉड इज गोइंग टू लीव, या फिर वो अपनी जगह से चली जाएगी ना, इस इलेक्ट्रोस्कोप के ऊपर ओवरऑल कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और ये कॉन्सेप्ट मत भूलिएगा, ये पॉजिटिव चार्ज इसलिए नहीं आया कि रॉड ने अपना पॉजिटिव चार्ज इसको दे दिया, नहीं, इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स रॉड को दे दिए हैं। तो रॉड तो न्यूट्रलाइज हो गई काइंड ऑफ, ठीक है, लेकिन हमारा इलेक्ट्रोस्कोप के भाई साहब इलेक्ट्रॉन चले गए, वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया। ठीक है, चलो, an electrolytic solution, in electrolytic solution which of the following act as a carrier of charge। याद करो, इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन याद आ रहा है, कॉपर सल्फेट जैसा कुछ पढ़ा था हमने, कॉपर सल्फेट। सो इट ब्रेक्स इनटू व्हाट, Cu2 प्लस SO4 2 माइनस। और फिर जब हम ऐसे अंदर ऐसे बनाते हैं इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, तो हम क्या बनाते हैं, याद आ रहा है आप लोगों को, क्या बनाते हैं, वी मेक Cu2 plus ions, SO4 2 minus ions, and these ions are in motion inside the electrolyte, है ना। तो ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स है या प्रोटॉन्स है, दोनों ही नहीं है मैम, क्या है फिर, ये आयंस है। सो आयंस आर द चार्ज कैरियर्स इन केस ऑफ क्या बेटा, इलेक्ट्रोलाइट्स, है ना। यहाँ पे क्या आयंस चार्ज कैरी करने वाले हैं, ठीक है। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम फिजिक्स पोर्शन ऑफ द पेपर, लेट अस प्रोसीड टुवर्ड्स केमिस्ट्री। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू GoPrep। माय नेम इज प्रज्ञा मिश्रा एंड आई होप आपका GTAC एग्जाम का स्लॉट 2 भी बहुत अच्छा गया हुआ है। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चंस ऑफ केमिस्ट्री जो आपसे पूछे गए थे स्लॉट 2 में।
So we are going to discuss those questions, and my name is Pragya Mishra and I am your chemistry faculty. So let's begin the discussions of the question. So जो आपका question है, this is which of the following plastic have cross links between their polymer chains. So आपको 4 polymers दिए हुए हैं, जैसे कि पॉलीइथीन, मेलेमाइन, टायरिलीन और बेकेलाइट. इसमें से आपको बताना है कि which one or more than one can have cross links between their polymer chains. तो देखिए बच्चों, शुरू करते हैं. पॉलीथीन एंड टेरिलीन, दीज आर थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स. जो आपके पॉलीथीन है और टेरिलीन्स हैं, दीज आर द थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स. दे डू नॉट हैव क्रॉस लिंक्स, सो यस दे आर थर्मोप्लास्टिक. थर्मोप्लास्टिक्स में आपके क्रॉस लिंकिंग नहीं होती है. On the other hand, melamine and bakelite, these are the thermosetting plastics which have cross links between the polymer chain. So these two, melamine and bakelite, means B and D, they are thermosetting polymer which has cross links between their polymer chain. So the correct answer is option B. देखते हैं next question. Surbi has an unknown compound A which reacts with dilute hydrochloric acid. So आपके सामने है dilute hydrochloric acid जिसकी reaction करा रहे हैं आप with a compound A to produce a gas B. आपको एक gas produce हो रही which is used in one type of fire extinguisher. Okay, that is carbon dioxide gas आपकी produce हो रही है. Compound A is used as an antacid as well. सो आइडेंटिफाई करना है आपको ए और बी. तो देखिए बच्चों, आपको बताया गया है कि आपको एक कंपाउंड दिया है, सुरभि ने रिएक्शन की है ए की HCl से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, और आपको मिल रही है गैस बी. तो देखिए बच्चों, जो आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं हम उसको, that is used as an antacid also. When it reacts with hydrochloric acid, it gives you sodium chloride plus carbon dioxide gas plus water. और ये जो गैस है आपकी, this is used as fire extinguisher. So this is A and this is B. So the correct answer is option D, that is sodium hydrogen carbonate and carbon dioxide. मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. सिलेक्ट द करेक्ट सेट ऑफ एसिड्स दैट आर प्रेजेंट इन एसिड रेन. एसिड रेन में कौन कौन से एसिड्स प्रेजेंट होते हैं? ए इज गिवन HBr, दैट इज हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइपोक्लोरेट, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड. ऑप्शन बी में सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड. सो सिमिलरली आपको ये एसिड्स दिए हुए हैं. तो बच्चों, एसिड रेन इज बेसिकली caused by a chemical reaction that begins when a compound like sulfur dioxide or nitrogen dioxide, or mainly the oxides of sulfur and nitrogen, they are released into the air. तो basically जो acid rain में आपके compounds होते हैं, those are basically oxides of sulfur and nitrogen. So when they are released into the air, तो इसीलिए आपका sulfuric acid, nitric acid or hydrochloric acid. So these are the acids which are present in acid rain. So this is sulfuric acid, nitric acid and hydrochloric acid. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. In a chemistry lab, there was an unidentified salt of potassium. Okay, Ram mixed the solution of lead nitrate. तो lead nitrate की रिएक्शन आपकी हो रही है एक पोटेशियम सॉल्ट के साथ. एंड व्हाट आर द प्रोडक्ट्स? सो राम मिक्स द सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट टू द सॉल्यूशन X, यानी कि X के साथ आप इसकी रिएक्शन करा रहे हैं. ऑब्टेन अ प्रेसिपिटेट ऑफ येलो कलर. ओके बच्चों, तो देखिएगा, द सॉल्ट इज पोटेशियम आयोडाइड, दैट इज द सोडियम, बेसिकली आयोडाइड सॉल्ट ऑफ पोटेशियम. तो जब भी बच्चों ये रिएक्शन होती है, आपका येलो प्रेसिपिटेट बनते हैं लेड आयोडाइड के. सो लेड आयोडाइड के येलो प्रेसिपिटेट बनते हैं बच्चों, और आपका प्रोडक्ट बनता है पोटेशियम नाइट्रेट एज वेल. तो पोटेशियम नाइट्रेट, बट जो येलो प्रेसिपिटेट बन रहे हैं वो आपके लेड आयोडाइड के हैं. तो विच वन इज द सॉल्ट ऑफ पोटेशियम? दैट इज पोटेशियम आयोडाइड, विच इज ऑप्शन डी.
मूव करते हैं बच्चों. रिएक्शंस बहुत इजी होती हैं इफ यू नो देयर मैकेनिज्म, इफ यू नो देयर कॉन्सेप्ट. ऑल द थिंग्स इन केमिस्ट्री इज डिपेंडिंग अपॉन दी कॉन्सेप्ट. मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. विच इज आस्क्ड विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेमी सिंथेटिक पॉलीमर? नेचुरल रबर, गन कॉटन, सेल्यूलोज और न्यूक्लिक एसिड. आपको बताना है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर कौन है. तो नेचुरल रबर बच्चे इज अ नेचुरल पॉलीमर. गन कॉटन इज अ सेल्यूलोज नाइट्रेट यूज्ड इन मेकिंग एक्सप्लोजिव. सो इट इज अ सेमी सिंथेटिक पॉलीमर. सेल्यूलोज भी बच्चे आपका एक नेचुरल पॉलीमर है, न्यूक्लिक एसिड भी. सो वी आर लेफ्ट विद दी गन कॉटन. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. श्रेया, अ क्लास स्टूडेंट, लिस्टेड द प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ अ फ्यू फाइबर्स गिवन इन द बिलो टेबल. सो W, X, Y एंड Z रिस्पेक्टिवली आर. आपको यहाँ पर फाइबर के नाम बताने हैं. W इज विच फाइबर, X, Y एंड Z which kind of fibers these are. So W की प्रॉपर्टी और यूजेस दिए हैं. Absorbs moisture, can be woven like silk fibers. Okay, so woven like silk fiber, so that is your without doubt W आपका जो है that is rayon. W is your rayon which we call artificial silk. X है बच्चों soft like wool, less expensive and does not shrink, so that is acrylic. क्योंकि अक्राइलिक ही आपकी आर्टिफिशियल वूल कही जाती है विच इज लेस एक्सपेंसिव. वाई इज स्ट्रॉन्ग, लॉन्ग लास्टिंग, वाटर एंड रिंकल रेजिस्टेंट. ओके, तो ये है बच्चों आपका पॉलिस्टर. एंड लास्ट बट सर्टेनली नॉट द लीस्ट, इलास्टिक एंड वेरी स्ट्रॉन्ग. सो आप यहीं पर समझ जाएंगे कि दैट इज योर नाइलॉन. तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन ए, रेयन, अक्राइलिक, पॉलिस्टर एंड नाइलॉन. मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर? बायोडिग्रेडेबल का मीनिंग सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोडिग्रेडेबल. तो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स आर डिफाइंड एज मटेरियल्स हुज केमिकल एंड फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स अंडरगो destruction or deterioration and completely they undergo degradation when they are exposed with the microorganisms, aerobic and anaerobic processes. मतलब बायोडिग्रेडेबल वो प्रोसेस हैं जिनकी केमिकल और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स उनकी प्रॉपर्टीज डिटेरिएट हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं जब भी उनको आप नेचर में छोड़ देते हैं, एटमॉस्फेयर में. आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम दे विल स्टार्ट डिग्रेडिंग देमसेल्व्स बिकॉज जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो उनको खत्म कर देते हैं. या कोई भी एरोबिक और अनएरोबिक प्रोसेस हो रहा है तो दैट प्रोसेस विल degrade them or destroy them. So out of these, nylon 2, nylon 6, polyglycolic and polylactic acid, glyptal or PHBB, the correct answer is option C, that is glyptal. Glyptal is a non-biodegradable process. So the correct answer is option C. अब बच्चों बढ़ते हैं बायोलॉजी के डाउट्स. Hi all the students out there. So GTSC एग्जाम का slot 2 की आंसर की बायो की आ चुकी है. So here it is in front of you. पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा था व्हाट लाइक डेफिशिएंसी ऑफ विच वाइटामिन्स अफेक्ट द ब्लड क्लॉटिंग. कौन से वाइटामिन्स की डेफिशिएंसी से ब्लड क्लॉटिंग अफेक्ट होती है. सो दैट्स योर विटामिन के. बिकॉज विटामिन के बच्चों देखो एक ऐसा विटामिन है जो कि बहुत सारे ऐसे कोगुलेटिंग फैक्टर्स जो इन्वॉल्व होते हैं आपके when the clot has to be made, so there are a lot of biological factors involved in them, and इन factors की maturation में, इनको mature करने में आपका विटामिन के का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल वहाँ रहता है. अगर विटामिन के नहीं होगा तो ब्लड की क्लॉटिंग पॉसिबल नहीं हो पाएगी. सो डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के डेफिनेटली अफेक्ट द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड. सो द आंसर इज ऑप्शन सी. Next is the rhizobium bacteria present in the root nodules of pea plants. So you all know pea plants is what? That's a leguminous plant, and rhizobium bacteria leguminous plants के root nodules में present होता है. And वहाँ पर वो क्या काम करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन का. So it can fix X from the atmosphere. You have to name X. बहुत ही आसान है. It's option C, that is nitrogen. अगला क्वेश्चन है रीड द क्लासिफिकेशन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड यू हैव टू सी व्हाट इज पी हियर.
सो लेट्स सी, पहले इस डायग्राम को देख लेते हैं अच्छे से. सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उसका साइज दिया है, फिर ये बोला है कि यूनिसेलुलर की बात हो रही है. यूनिसेलुलर में क्लासिफाइड है ऑन द मोड ऑफ देयर न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक एंड होलोजोइक. सो होलोजोइक में क्या होता है, पूरे के पूरे फूड को इंजेस्ट किया जाता है एंड वहीं पर उसका इंजेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड एक्सक्रीशन, ऑल ऑफ दीज स्टेप्स हैपन. तो ह्यूमन बींग्स इज एन एग्जाम्पल. एंड उसके अलावा और कहाँ देखने को मिलता है, इन ऑप्शंस में से हमें बताना है. तो मशरूम तो डेफिनेटली नहीं हो सकता, इट्स अ फंजाई. यहाँ सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलता है, सेम इज विद स्पाइरोगैरा, इट इज ऑल्सो अ फंजाई एंड म्यूकर ऑल्सो. सो ये सारे ही आपके फंजाई है. सिर्फ अमीबा एक है जहाँ पर होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखता है. दैट्स ऑप्शन सी. Next question is, in which of the following methods of irrigation rotating nozzles are used? So ऐसे nozzles होते हैं जो घूमते रहते हैं और पूरे के पूरे फील्ड में जो है पानी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. दैट इज थ्रू द स्प्रिंकलर सिस्टम. दैट मोड ऑफ इरिगेशन इज नोन एज स्प्रिंकलर मोड ऑफ इरिगेशन. अगला क्वेश्चन है, रूपा एक्सीडेंटली प्लेस्ड हर हैंड ओवर अ फ्लेम एंड इमीडिएटली पुल्ड इट बैक. सो एकदम से उसने रिएक्ट किया टूवर्ड्स दिस स्टिमुलस. स्टिमुलस क्या था यहाँ पर, a sudden change that was placing her hand accidentally over a flame. अभी उसको एकदम हीट का सेंसेशन होता है एंड इमीडिएटली शी शोज एन रिएक्शन टूवर्ड्स इट बाय रिमूविंग हर हैंड. अभी ये किसकी वजह से हुआ है? ऑब्वियसली ब्लड सेल्स तो नहीं है, न्यूरोग्लियल सेल्स भी नहीं है, क्योंकि न्यूरोग्लियल सेल्स मैंने बताया था इनका कोई भी इम्पल्सेस कैरी करने में रोल नहीं होता. इम्पल्सेस कैरी सिर्फ नर्व सेल्स करते हैं. सो सी इज द करेक्ट आंसर. सेल का न्यूक्लियस नहीं हो सकता फॉर श्योर. Okay. Which of the following is incorrect about the given figure? किस चीज की फिगर है ये? अमीबा है and this is your paramecium. Both are what? Both are protozoa. Both are unicellular eukaryotic. अभी ऑप्शंस देखते हैं क्या लिखा है. Both are unicellular eukaryotic organisms. हाँ, ये तो एकदम सही है. Yes, these are both are unicellular and eukaryotic organism. बाकी ऑप्शंस भी पढ़ लेते हैं. A is unicellular, B is multicellular. No, this is absolutely wrong because both are unicellular. Both are capable of independent existence. हाँ, ये अलग अलग रह लेते हैं, independent existence होता है. So yeah, option ओके यहाँ आपको बताना था कि इनकरेक्ट कौन सा है. फाइन. सो या इनकरेक्ट तो आपका ऑप्शन बी ही होने वाला है ना. सो या एब्सोल्युटली ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट है. बोथ बी एंड सी आर करेक्ट. तो डी भी सही है, बी भी सही है. सो दिस वाज अ काइंड ऑफ कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट. फाइन. सो या दिस इज द करेक्ट आंसर. अगला है आपका पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कंसिस्ट ऑफ 2 डैश विच आर डैश एंड डैश. सो पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में आपके दो क्या होते हैं? यू हैव 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज देयर, बोडी एंड पचमढ़ी. ठीक है. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है वहाँ पे, बोडी एंड पचमढ़ी. एंड इसके अलावा एक नेशनल पार्क होता है जिसका नाम है सतपुरा नेशनल पार्क. तो यहाँ से ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. Fine students, that was all and I hope this answer key will help you out and all the best. Bye bye. Hey guys, once again welcome back to GoPrep's live online coaching. This is me Avi Arora, your maths teacher at GoPrep. तो इस क्लास में बच्चों मैं आपको इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसा रहा था GTSE 6 slot 2 का पेपर. तो बच्चों ग्रेड 8 का पेपर आई बिलीव दैट इट वाज वेरी इजी. आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताना कि बच्चों आपको कैसा लगा पेपर. So with that, let's start with the solutions. And अगर आपने अभी तक GTSE में रजिस्टर नहीं किया तो आप नेक्स्ट स्लॉट में भी कर सकते हैं. तो उसके बाद बच्चों let's have a look at all the 20 questions. जैसे कि आपने देखा there were 20 questions in the GTSE slot 2 paper. तो हम अभी 20 questions देखेंगे one by one and let's have a look कि इनके solutions क्या थे, इनके आंसर कीज देखेंगे और let's have analysis of the entire paper. Fine. तो let's start. फर्स्ट क्वेश्चन था अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का. इन शॉर्ट हमको यहाँ मल्टीप्लाई करना था. एक 4, 8, 2 और हाफ और 2 तो कट जाएगा. तो आपके पास बचेगा 32. यू विल बी लेफ्ट विद 32 है ना. साथ में 32 के क्या बचेगा? x की पावर चेक करते हैं. यहाँ से 1 आएगी, यहाँ से 2 आएगी, 3 हो चुकी है और एक ये आएगी, 4 आएंगी x की पावर्स. y की अगर चेक करूं तो y की 1 आ चुकी है, 3 4 हो गई, 4 और 1 5. y की बचेंगी 5 पावर्स. इसी तरह से आप z की भी पावर्स चेक कर सकते हो, 3 आ जाएंगी. टोटल विल बी c. द करेक्ट आंसर इज c. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर एक्सीड्स 25% ऑफ इटसेल्फ बाय 60.
दैट मीन्स अगर कोई नंबर अपने आप से 25% खुद का ज्यादा है या फिर नंबर अपने 25% से 60 ज्यादा है, दैट मीन्स इट्स 75%। कितना ज्यादा होगा? कोई भी नंबर अपने आप से अपने 25% से कितना ज्यादा होगा? 75%। So 75% of, let's say the number is x is 60, so x will be 60 into 100 divided by 75. इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ से ये कैंसिल, ये 4, ये 3 और फिर ये 20 into 4, the correct answer it's 80. तो D 80 इसका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 men finish, अच्छा बिल्कुल इनवर्स प्रोपोर्शन का एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। 30 into 28 is 21, let's say they take x days, तो x आ जाएगा 30 into 28 upon 21, 7 से कैंसिल, यहाँ पर 4, यहाँ पर 3, 10 बच जाएगा। there will be 10 into 4 40 days, ठीक है, 40 days, C इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड टू गेट दिस, मतलब कि यार आप सब्ट्रैक्ट क्या करना है ये निकाल लो या फिर इसी को सब्ट्रैक्ट कर दो, आपके पास क्या सब्ट्रैक्ट करना है वो आ जाएगा। सो इन शॉर्ट हमको 4x² plus 5y² plus 8xy में से -x² plus 3y² 10xy में से और -1 सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये वैल्यूज चेंज कर रहा हूँ, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस। 4x² plus x² 5x², 5y² minus 3y² 2y², 8xy minus 10xy, this will be minus 2xy और साथ में बचेगा 7। तो कौन सा आंसर आ गया हमारे पास? क्लियरली विजिबल A बच गया हमारे पास, है ना, A सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा यहाँ पर। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ दिस एंटायर, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स का काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो -6 इसको लिखता हूं मैं, माइनस, देखो माइनस को तो बाहर ले लिया मैंने, साथ में देखो -2 की पावर 3 प्लस और 3 की पावर -3, 2 की पावर 3, 3 की पावर -3, 10 की पावर -2, ये 2 की पावर 3 और ये कैंसिल होगा, ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास क्या बचेगा? माइनस ऑफ 10 की पावर -2, मतलब कि -1/100। बी ऑप्शन इसका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, अरुण बॉट 2 bags फॉर 1200 ईच, मतलब दोनों का कॉस्ट प्राइस 1200 है, एक में 5% लॉस हुआ है और एक में 10% प्रॉफिट हुआ है, तो ऑब्वियसली नेट जो इसका प्रॉफिट या लॉस होगा वो 5% प्रॉफिट होने वाला है। तो 5% ऑफ इस आपको निकालना है, तो 5/100 into 1200, तो ये तो कैंसिल हो गया, 60 रुपीज का उससे नेट प्रॉफिट होने वाला है, तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों ऑप्शन ए। आई थिंक पेपर अभी तक तो काफी इजी रहा है, ऑल क्वेश्चंस आर क्वाइट डूएबल, है ना। जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब कि डेसिमल को यहाँ लाना है, तो 1 2 3 4 5 प्लेसेस कूदना होगा डेसिमल को, 10 पावर -3 लग जाए, -5 लग जाएगी, 4.63 into 10 की पावर -5, बी आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, वो कह रहा है y की वैल्यू -2 करके बता दो कितना आ रहा है। ठीक है, पुट करते हैं, 3 into -2, 2 into -2 -4 -7 -3 -2 -4 -6 -63, ये आ जाएगा 66 प्लस 18 -63, है ना। तो दिस विल बी व्हाट, 21 बच रहा है हमारे पास, डी आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट, द फैक्टराइज्ड फॉर्म ऑफ दिस वन, आप चाहे तो फैक्टराइज कर लो, चाहे अगर आपको फैक्टराइज मुश्किल लग रहा है इसका, तो आप बड़े आराम से इसके ऑप्शंस भी सही कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या करना है हमको, मैंने पहले माइनस कॉमन ले लिया, 8y² -23y -3 अब यहाँ से इसमें हम क्या करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाते हैं, तो माइनस पढ़े रहने दो, 8y² -24y प्लस y -3, माइनस आप क्या कॉमन ले सकते हो, यहाँ पर 8y कॉमन आ रहा है, तो आपके पास y -3 बच जाएगा, प्लस 1 ले लो, y -3 बच जाएगा, तो आपके पास बचेगा 8y प्लस 1 इंटू y -3 और बाहर एक माइनस भी है, तो यार 8y प्लस 1 को मैं नहीं छेड़ूंगा, मैं उसको 1 प्लस 8y ही रहने दूंगा, और साथ में जो मेरे पास y -3 था ना, उसको हम 3 y लिख देते हैं, तो 3 y इंटू 1 प्लस 8y, बी ऑप्शन आ रहा है इसका, है ना। नेक्स्ट, एट व्हाट रेट, कंपाउंड इंटरेस्ट लगाना है, 5000 इज प्रिंसिपल, अमाउंट 5832 है, 2 इयर्स पे लगाते हैं, ठीक है। तो 5832
32 divide by 5000 is 1 plus let's say rate r upon 100 का स्क्वायर। यहाँ पर 2 से कैंसिल करते हैं, ये आ जाएगा 2, 18 का 9 और फिर 1 और फिर 12, 2916 और यहाँ पर 2500। आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो ताकि हमारी वैल्यू एकदम सिंप्लीफाई हो जाए। तो ये 54 अपॉन 50 इज इक्वल्स टू 1 बाय r बाय 100। तो इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं 27 बाय 25। ठीक है, तो और क्या बच जाएगा अब, r बाय 100 इज इक्वल्स टू 27 अपॉन 25 माइनस 1 दैट इज 2 बाय 25। तो r कितना आ गया, 2 into 100 upon 25, ये कैंसिल 4 into 2 8% was the rate of interest। ठीक है, 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर लगाया गया है। नेक्स्ट दिस ग्राफ गिव्स अ, कहाँ, ठीक है बिल्कुल सामने हमको ग्राफ में बेसिकली वो कह रहा है कि कितने एप्पल सोल्ड हुए इन दोनों दिन में। तो भाई एक है 10, मंडे को कितने हुए हैं, मंडे को हुए हैं 7.5 और ट्यूसडे को हुए हैं 10, 10 plus 7.5 क्लियरली विजिबल 17.5। नेक्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 30184, इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 30184। लेट्स स्टार्ट विद 2, तो 1 और फिर 5 0 9 2, फिर से मैंने 2 से करना है इसको, तो 7 और फिर 5 और फिर 4 और फिर 6, फिर 2 से करता हूं मैं तो आ रहा है 3 और फिर 7 7 3। अब 2 से तो नहीं जा रहा है, अब 3 से भी नहीं जा रहा है, एक काम करते हैं 7 से ट्राई कर लेते हैं। 35 5 27 1 से किया, 7 से किया है 3 63 9 5 39 तक पहुंच गए हैं। फिर 7 से करते हैं 49 7 और फिर 49 77, फिर 7 से करेंगे 11 बच गया है। तो भाई देखो आप सारे के सारे यहाँ पर पेयरिंग हो पा रही है, 2 के 3 पेयर्स है, 2 के 3 वैल्यूज है, क्या 3 फैक्टर्स है, 7 के भी 3 फैक्टर्स है, इनसे कोई गिला शिकवा नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 11 अकेला रह गया, 11 को हटाना पड़ेगा, तो इसका आंसर आ जाएगा बी 11। जो भी एक्स्ट्रा होता है ना उसको डिवाइड कर दो, वो हटा दो। नेक्स्ट स्मॉलेस्ट सर्कल का एरिया पूछे, सेमी सर्कल का, तो ये पूरे में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 सेमी सर्कल्स यहाँ पर है हमारे पास। मतलब कि 8 सेमी सर्कल्स में 200 डिवाइड हो रहा है, तो डायमीटर कितना आ जाएगा, 200 अपॉन 8 दैट विल बी व्हाट, कितना 25 है ना। तो रेडियस आ गया हमारा 25/2, एरिया विल बी हाफ पाई रेडियस स्क्वायर 25/2, 625/4, 625/4 आ जाएगा, 625/8 पाई इज द करेक्ट आंसर डी। If the length of two diagonals of a rhombus is equal, स्क्वायर की बात कर रहा है, कभी भी बोलो ना rhombus के diagonals equal है मतलब वो स्क्वायर की बात कर रहा है। उसका एरिया दिया 72, एरिया होता है a स्क्वायर, दिस इज 72, तो a कितना आ जाएगा 6√2 आ गया। तो उसका वो बोल रहा है पेरीमीटर निकालो, तो 4a 24√2, इसका आंसर आ जाएगा डी। एकदम सिंपल इजी आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट अ पॉलीहेड्रन हैज फेसेस, ठीक है, तो ये बोल रहा है हमें ये पता है कि f प्लस v माइनस e इज इक्वल्स टू 2 होता है। तो भाई यहाँ पर e की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 7 प्लस 10 माइनस 2 करना है, 15 आ जाएगा। हमने यहाँ पर यूलर्स फॉर्मूला फॉर पॉलीहेड्रन यहाँ पर अप्लाई किया है ना, तो C15 आ जाएगा। नेक्स्ट फाइंड द एरिया, एरिया निकालना है, तो इसको मैं दो पार्ट्स में बांट रहा हूँ, एक ट्रेपीजियम वाला पार्ट है, एक तो ट्रेपीजियम हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा रेक्टेंगल। तो ट्रेपीजियम का जो एरिया है उसका में हम लिखते हैं, ट्रेपीजियम का एरिया हो जाएगा हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स 6 प्लस 15 21 इनटू हाइट। हाइट कैसे निकालेंगे हम, देखो पूरा 28 दिया, 20 हटा दो 8 बच जाएगा, प्लस रेक्टेंगल का तो बहुत आसान है, 20 इंटू 15, 20 इंटू 15 ये आ जाएगा 84, ये आ गया 300, कितना हो गया 384, D 384 is the correct answer. Next, which of the following is a Pythagorean triplet जिसका smallest number 18 है, मतलब कि देखो Pythagorean triplet होता है 2m m square minus 1 m square plus 1, so 2m सबसे छोटा होता है 2m, 2m is equals to 18, m आ गया हमारे पास 9, if m is 9 the other one will be 9 square minus 1 9 square plus 1, 9 square 81 होता है,
तो 80 एंड 82 डी आ जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट पे आता है 6300 परफेक्ट स्क्वायर डेफिनेटली नहीं है, मुझे पता है ये बात है ना। कैसे पता है कि भाई 6300 के फैक्टर्स देखते हैं तो 10 का स्क्वायर है 9 है और यहाँ पर साथ में हमारे पास 7 भी है ना, तो 9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, 10 का स्क्वायर इज अ परफेक्ट स्क्वायर, एक 7 की कमी है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर कब बन जाएगा, जब इसमें एक 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा विच इज 44100। तो नो इट्स नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर बट 44100 is a perfect square या फिर 44,100 is a perfect square which is a multiple of this, है ना। नेक्स्ट 5a, मतलब एक ऐसा नंबर है 5 है जिसकी 10th डिजिट इज 5 और एक ऐसा नंबर है a जिसकी यूनिट डिजिट जिसको मल्टीप्लाई करने पे 390 आता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं 390 के फैक्टर्स करता हूँ। तो सबसे पहले मैंने 3 से डिवाइड किया तो 3, तो मेरे पास बचा 133, फिर मैंने 7 से डिवाइड किया तो आपके पास आएगा 19, 3 into 7 into 19 is 5a into a, तो 3 into 19 होता है 57, तो ये आ गया 57 into 7, दैट मीन्स आपका a क्या है, a is simply 7। ठीक है, तो यहाँ पर c आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, t की वैल्यू क्या है कि हमें ये आंसर मिल जाए, तो 0.25, हमने दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दो, डेसिमल को सिंप्लीफाई कर दो, तो 25 into 4t plus 3 is equals to 5 10t minus 3। तो भाई ये 25 से 5 कैंसिल करेंगे, 5 आएगा, 20t plus 15 is 10t minus 3, भाई ये बच गया 10t is equals to minus 18, t will be equal to minus 18 by 10 minus 9 by 5 which is option C है। तो आई बिलीव ये था पेपर आपका पूरा GTSC का। दिस वाज द आई थिंक काफी इजी पेपर था। आप एक बार सारे क्वेश्चंस को देखना और मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि कैसा लगा आपको पेपर। एंड स्टे ट्यून्ड, द नेक्स्ट पार्ट विल बी फॉर योर मैथ, दैट इज एप्टीट्यूड सेक्शन। सो जल्दी आपको उसका भी सॉल्यूशन और आंसर की जरूर मिलेगी। सो दैट्स मी अभी अरोड़ा साइनिंग ऑफ। बाय एवरीवन। प्यारे बच्चों, हम चलते हैं अपने एप्टीट्यूड वाले सेक्शन की तरफ और इसमें देखते हैं भाई क्या क्या कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं हमारे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि इनमें से डिफरेंट कौन सा है वो चूज करके बताओ। बाकी सब अलाइक है। सर्किल होता है, एलिप्स होता है, स्फीयर को तो मैं क्या बनाऊं, यहाँ पे 3 डायमेंशन फिगर है, क्यूब होता है हमारा। ठीक है, तो यार हम देखिए सब में कर्व है, लेकिन सिर्फ क्यूब में कर्व नहीं है, बाकी सब में कर्व है ना, सब सर्कुलर टाइप कर्व टाइप फिगर है। तो डी आंसर होना चाहिए मेरे ख्याल से, तो ना डी आंसर है बिल्कुल बिंदास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रेंड को HUMJD कैसे कोड किया, कैंडल कैसे कोड होगा। अच्छा देखो, FGH+2 है ना, RSTU ठीक है ना, +3 IJKLM+4, यही हो रहा है, +2 +3 +4, इस तरह से कोडिंग हो रही है। तो C के बाद +2 पे क्या आता है, CDE, E आना चाहिए, मतलब इन दोनों में से आंसर है पहली बात। अब इसी से पता लगा है, A के बाद +3 ABCD, D आना चाहिए, मेरी A ही आंसर है भाई, इतना सोचना ही नहीं है, ज्यादा टाइम ही नहीं देना। 43 क्वेश्चन है ना, इन विच फॉलोइंग क्वेश्चन विच वन मेड ऑफ द लेटर ट्रिब्यूनल है ना कैन नॉट बी मेड, ट्रिब्यूनल से कौन सा वर्ड नहीं बन सकता। यार इससे आसान क्वेश्चन तो क्या होगा पूरी इसमें GTSC में। तो हम देखें ट्रिब्यूनल में एक शब्द है, यहीं पे नीचे ही देखो यार, इसमें ई नहीं आ रहा कहीं पे, तो ट्राइबल में ई यूज हो रहा है, डी आंसर है यार इसका, इतना सोचना ही नहीं है। ठीक है, बाकी सारे वर्ड मिल रहे हैं, ये तो बहुत ही सिंपल है। ट्राइबल ई दिख रहा है तुम्हें कहीं पे, यहाँ पे है ना। अब जो 17 और 19 का रिलेशन है, वही रिलेशन 47 का किसके साथ है। अगर हम देखें 17 और 19 क्या है, 17 के नेक्स्ट प्राइम नंबर है 19, तो 47 का नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होगा, 70 प्राइम नंबर वाली बात आ रही है भाई यहाँ पे, प्राइम नंबर। 47 का नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होगा, 53 होगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो 53 इज द आंसर जी। 45 अ वुमेन वाज इंट्रोड्यूसिंग अ मैन, रिलेशनशिप का क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन आई थिंक ये सभी बच्चों ने इस तरीके के क्वेश्चन जरूर बोले होंगे, है ना। तो अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पे मैन इज अ सन ऑफ द वुमेन्स मदर्स मदर्स, वुमेन्स मदर्स मदर्स, तो मदर्स इंप्लाइज ग्रैंड मदर, तो मैन इज द सन ऑफ हर ग्रैंड मदर, विच मीन्स ही इज हर अंकल एंड सी इज हर नीस, है ना। तो नीस आना चाहिए ना, नीस आना चाहिए। ठीक है भाई, मदर्स का मतलब क्या हो गया, मतलब इसे इतना सिंपल सोचो, मदर्स का मतलब ग्रैंड मदर, मम्मी की मम्मी दादी। ठीक है, दादी का बेटा,
मतलब दादी का बेटा चाचा हो सकता है, ठीक है, सन ऑफ वुमेन्स मदर्स मदर्स, चाचा हो सकते हैं और वो उनकी भतीजी हो सकती है, नीस हो सकती है, सही बात है। तो ये आंसर है, ए आंसर है। ओके 46 हमारे पास क्वेश्चन है, ये अगेन एनालॉजी का क्वेश्चन है। कारपेंटर और सॉ में जो रिलेशन है वही रिलेशन हमारा मेसन के साथ कैसे है, ठीक है। तो कारपेंटर क्या करता है कि सॉ का यूज करता है, ठीक है, आरी कहते हैं ना शायद, सॉ का यूज करता है अपने काम के लिए, है ना, विच इज अ टूल टू सॉ वुड, ठीक है। इन द सेम वे मेसन यूजेस ट्रॉवल टू प्लेस ब्रिक्स, ठीक है, ईंटें लगाने के लिए ब्रिक्स का यूज करता है, तो ट्रॉवल का यूज करता है, ठीक है। टूल उसके टूल की बात हो रही है, मेसन का क्या टूल है, मिस्त्री जी का क्या टूल है। 47 अब यार इससे आसान क्वेश्चन कुछ नहीं होता, मल्टीप्लाई वाला देखिए, मल्टीप्लाई का मतलब है डिवीजन, डिवीजन का मतलब है एडिशन, और प्लस का मतलब है सब्ट्रैक्शन, और माइनस का मतलब है मल्टीप्लिकेशन। तो पहले डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन वाला काम कर लिया करो बॉड मास। तो फिर 5 प्लस 15 माइनस 10, ठीक है, तो 20 माइनस 10 10 होना चाहिए इसका आंसर, है ना। 48 अगेन हमारा ये क्वेश्चन आ गया है डायरेक्शन वाला क्वेश्चन। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो, है ना, डायरेक्शन वाले क्वेश्चन में यार बॉय कहाँ पे होगा, है ना। अगर हम इसे ध्यान से सोचें इस क्वेश्चन को, एक बॉय अपने घर से स्टार्ट करता है, ठीक है, तो थोड़ा सा मैं इसमें यहाँ पे फिगर भी बना के आपको दिखा देता हूँ इस क्वेश्चन की, ठीक है। हमें देखो ऐसे पता है, क्या पता है हमें पता है भाई, ईस्ट, अगर ईस्ट इस डायरेक्शन में, या ईस्ट इस डायरेक्शन में, ईस्ट के अपोजिट में वेस्ट है, ठीक है, ईस्ट सामने है, वेस्ट यहाँ पे है, तो नॉर्थ यहाँ पे है और साउथ यहाँ पे है, ऐसे ही बोलते हैं ना हम, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। चलो, तो एक बॉय है, मान लिया उसका कोई घर है यहाँ पे, धीरे धीरे करते हैं, चलो कोई चक्कर नहीं, इतने सारे क्वेश्चन जल्दी कर दिए, और वो 5 किलोमीटर ईस्ट की तरफ जाता है, सॉरी ईस्ट हमने जो बनाया हम उसी डायरेक्शन में लेकर चलते हैं, ठीक है। तो वो 5 किलोमीटर कहाँ पे चलता है, ईस्ट की तरफ चलता है, चल दिया भाई 5 किलोमीटर, फिर वो अपनी राइट को मुड़ जाता है और 8 किलोमीटर चलता है, चलो भाई चल गया वो राइट को 8 किलोमीटर चल के, ठीक है, राइट को मुड़ के, देन ही अगेन टर्न टू हिज राइट, राइट अब इधर की साइड होगा, मतलब नीचे की तरफ होगा, फिर राइट की तरफ, फिर वो 10 किलोमीटर चलता है, चलो भाई चल गया वो 10 किलोमीटर, फिर इन विच डायरेक्शन वाज ही फ्रॉम हिज हाउस, मतलब ऐसे है अपनी डायरेक्शन से सोचो, है ना, इस तरीके से है, और ये 5 किलोमीटर है, ये 5 है और ये 8 है, इस डायरेक्शन में है ना, ऐसे ही है। तो वी कैन से द बॉय विल बी इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन, भाई ये डायरेक्शन तो साउथ वेस्ट है ना, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में जी। 49 1 4 10 एक नंबर सीरीज चल रही है, बिल्कुल सिंपल सी है ना। अगर हम डिफरेंस बिटवीन टू कंजुगेटिव नंबर्स देखें, 4 - 1 3 है, 10 - 4 6 है, 19 - 10 9 है, वाह वाह वाह, ये तो 3 की टेबल चल रही है यहाँ पे, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन टू कंजुगेटिव नंबर्स, ये 3 है ना, टू कंजुगेटिव नंबर्स, ये 3 है, इनका डिफरेंस जो है 6 है, इनका डिफरेंस 9 है, इनका डिफरेंस 12 ही आएगा ना यार, 12 है, इनका डिफरेंस हमारा 15 आना चाहिए, अगले वाले का डिफरेंस क्या होना चाहिए 18, मतलब इसमें 18 ऐड करके नेक्स्ट आना चाहिए, 56 + 8 मतलब 64 हो जाना चाहिए यार मेरे ख्याल से, इसका आंसर बी आना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 50, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एप्टीट्यूड सेक्शन। 3 10 101, ये तो तगड़ा लग रहा है भाई। 3 स्क्वायर प्लस, अरे 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 3 अगर देखो 3 स्क्वायर प्लस 1 इज 10, 10 स्क्वायर प्लस 1 इज 101, अरे 101 का स्क्वायर प्लस 1, ये हमें यहाँ पे निकालना है। तो 101 का स्क्वायर प्लस 1 इज लाइक 101 का स्क्वायर होता है 10201, ठीक है। आप बोलोगे सर जल्दी कैसे कर दिया, जरा वैदिक मैथमेटिक्स के लेक्चर देख लो आप, है ना, 10202, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा, सी हमारा आंसर होगा। So thank you so much for giving your time.